आज हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? हाँ, पंचायतों से, मतलब पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक, 73वां संविधान, प्रश्न उठ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, क्या 73वें संशोधन से पहले पंचायतें भारत में नहीं थी? और 73वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में पंचायतों को किस भाग में स्थान मिला था? तो संशोधन से पहले पंचायतों का स्थान कहाँ मिला था? नीति, हाँ, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में स्थान मिला था और संवैधानिक दर्जा की दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। ठीक है, संवैधानिक दर्जे की दृष्टि से। इसके पहले भी पंचायतें हुआ करती थी, लेकिन वो राज्य सरकारों के विधियों पर स्थापित थी। कहीं पर किसी राज्य में त्रिस्तरीय थी, किसी राज्य में 2 स्तरीय थी और किसी राज्य में 4 स्तरीय थी। 4 स्तरीय, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 73वें संशोधन से पहले पंचायतें 4 स्तरीय थी। कहने का मतलब है कि राज्य अधिनियमों से निर्मित होती थी। समानता का अभाव था, समानता का अभाव पहली समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि चूंकि ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसीलिए राज्य सरकारें कभी 5 सालों में चुनाव करवाती थी, कभी चुनाव ही नहीं करवाती थी। पता चली कि 10 सालों तक वही पंचायत चलती रही। ठीक, ये समस्या थी। तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। ठीक, 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और किस भाग में पंचायतों को स्थान दिया गया? भाग 9। भाग 9 में, किसमें? भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद क्या है? 243। अनुच्छेद 243 243A से 243O तक ये क्या है? पंचायतें हैं। ठीक है, तो इस पंचायतों के माध्यम से जो प्रमुख प्रावधान है इस प्रकार है। पहला कि पंचायतें इस संशोधन के माध्यम से जो प्रमुख पंचायतों का जो प्रमुख इस अधिनियम जो प्रमुख संशोधन है वो इस प्रकार है। पहला क्या है? पंचायतें त्रिस्तरीय होंगी। ठीक है, त्रिस्तरीय होंगी। हालांकि इसका एक अपवाद है। ऐसा राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है। कितना? 20 लाख से कम है, वहां पर द्विस्तरीय होगी। द्विस्तरीय, ठीक, द्विस्तरीय से तात्पर्य मध्यवर्ती स्तर का विलोपन होगा। मतलब ये जिला स्तर है, जिला स्तर, क्षेत्र स्तर और ग्राम स्तर। ठीक, तो
यहाँ पर जिला स्तर तो रहेगा, ग्राम स्तर रहेगा, इस क्षेत्र स्तर का विलोपन होगा जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है। ठीक, अगला प्रावधान जो सुनिश्चित किया गया वो ये है कि पंचायतों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। अगर किसी भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कोई पंचायत भंग हो जाती है तो वहां पुनः चुनाव कराया जाएगा। पुनः चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, पुनः चुनाव कराया जाएगा। अगर कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है, 6 माह से अधिक बचा है, क्योंकि नियम यह है कि 6 माह से ज्यादा चुनाव नहीं टाला जा सकता। तो अगर कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है तो चुनाव होगा। लेकिन ये जो पंचायत होगी, ये जो चुन कर पंचायत आएगी, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जो भी चुनकर आएगी वो क्या होगा, अपने बचे हुए समय को पूरा करेगी। ठीक है, बचे हुए समय को पूरा करेगी। इसके बाद पुनः चुनाव होगा और नई पंचायत का गठन होगा। अब प्रश्न उठता है ये 5 साल कब से गिना जाएगा? हाँ, पहली बैठक से 5 वर्ष गिना जाएगा। पहली बैठक से 5 वर्ष की गिनती होगी। ठीक है, दूसरा, इस संशोधन के द्वारा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो क्या था? पंचायतों में एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का आरक्षण होगा। ठीक है, अध्यक्ष पद पर भी और सदस्य पदों पर भी। ठीक है, एससी और एसटी ये जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और महिलाओं को 33% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण से क्या तात्पर्य है? ये एससी है तो इसमें भी 33%, एसटी जो आरक्षण होगा, एसटी का पद है उसमें भी 33%, इसी तरह जनरल में भी 33%। अगर वहां पर ओबीसी आरक्षण है उस राज्य में तो उसमें भी 33%। ठीक है, आरक्षण के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान ये है कि महिलाओं का 33% आरक्षण होगा, लेकिन अगर राज्य चाहे तो इसको बढ़ाकर 50% तक कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में इस संशोधन में राज्य पर छोड़ दिया गया है। राज्य पर अगर राज्य चाहे तो ओबीसी को 27% आरक्षण दे सकता है। ठीक है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। कितना? 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में ओबीसी को दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि कुछ तो अनिवार्य है जो कि इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया है, और कुछ राज्यों के लिए छोड़ दिया गया कि ये राज्य जो है अपने हिसाब से
अपनी परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। जैसा अभी आप देखेंगे इस सबसे पहले बिहार राज्य ने महिला आरक्षण पंचायतों में 50% किया। ठीक है, इस समय कई राज्य हैं जहां पर महिला आरक्षण 50% है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन रहे, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। महत्वपूर्ण परिवर्तनों में ये भी महत्वपूर्ण थे। राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर पंचायतों के निर्वाचन का जिम्मा है। ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन का जिम्मा है। और राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग इसी की सिफारिश पर, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों के अनुदान राशियों का निर्धारण किया जाएगा। मतलब क्या कि पंचायतों को कितना प्रतिशत अनुदान देना है इसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका संबंध केंद्रीय निर्वाचन आयोग से नहीं है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध केंद्रीय निर्वाचन आयोग से नहीं है। इसके लिए अनुच्छेद 243 के, ठीक, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है? विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का निर्वाचन कराना। और राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, ठीक, निर्वाचन, ये राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, इसी तरह राज्य वित्त आयोग का भी केंद्रीय वित्त आयोग से कोई संबंध नहीं है। ठीक, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 साल के तहत किया गया है। इसका संबंध केंद्रीय वित्त आयोग से नहीं है। केंद्रीय वित्त आयोग ठीक, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के सदस्यों का, अध्यक्षों का चयन कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक, राज्य वित्त आयोग के नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, इसी तरह पंचायतों को कुल 29 विषय सौंपे गए। 29 विषय सौंपे गए। हालांकि ये राज्यों पर निर्भर है कि वो किन विषयों को वित्तीय जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपती है, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरह है ये पंचायती राज अधिनियम के लिए 73वां संशोधन।